दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। पहला क्वेश्चन है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑप्शन में देखेंगे तो अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है और उसके बाद जैव है और अजैव है। तो आपको बताना है कि कौन सा संसाधन है। तो आपको बता दें, कोयला जो होता है, कोयला को जब एक बार आप जलाते हैं तो फिर दोबारा उसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। सोलर प्लेट, जिसको हम लोग जानते हैं सोलर यानी एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है ये किस प्रकार का संसाधन है। तो सोलर एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि अगर आप इसे धूप में रखते हैं और धूप से इसे इलेक्ट्रिक बनता है यानी ऊर्जा बनता है, फिर इसे यूज करते हैं, फिर दोबारा दूसरे दिन यूज करते हैं, यानी इसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं पुनः पूर्ति योग। यानी कहने का मतलब एक बार इससे यानी बैटरी या किसी चीज़ को आप यानी चालू कर सकते हैं, फिर अगर इसका यानी ऊर्जा कम हो जाता है तो फिर इसे धूप में रखकर फिर से आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है पुनः पूर्ति योग संसाधन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे हम लोग के सामने है कि तट रेखा यानी समुद्र का जो रेखा होता है, समुद्र जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है आपका, तो समुद्र के किनारे का जो यानी किनारा जो होता है उसको तट कहते हैं। तो कह रहा है इस तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आपको बता दें कि जो समुद्री तट रेखा होता है उससे 200 नॉटी मिल्स, जब आप यानी देखिए समुद्री तट को जब मापा जाता है तो उसे किलोमीटर में नहीं नॉटी मिल्स में मापा जाता है। तो 200 नॉटी मिल्स तक जो होता है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे अगला सवाल कहा जा रहा है कि समुद्री तट या समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने यानी किमी बोले तो किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी अगर समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अगर सीमा की बात करें, राजनीतिक पॉलिटिकल जो होता है, ये कितने किलोमीटर तक यानी हमारा जो है राष्ट्रीय संपदा हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपको यानी 12.2 किलोमीटर। 12.2 किलोमीटर जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय संपदा में निहित होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है, लौह का जो अयस्क है ये पूछा जा रहा है, तो ये किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए लौह अयस्क यहाँ पे दिया नवीकरणीय, फिर दे रखा है आपको जैव, प्रवाह, फिर अनवीकरणीय संसाधन, तो यह योग। तो यहाँ पे अगर बात करें लौह, तो लौह जो होता है ये आपका अनवीकरणीय होता है, यानी इसे एक बार लौह के अयस्क को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर ये दोबारा इसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते, पुनः वो चीज़ को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। चलिए सही ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होता है, ज्वारीय ऊर्जा हम लोग का पुनः पूर्ति योग संसाधन होता है, यानी इससे आप बार बार यानी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे अगला सवाल कहा जा रहा है कि पवन ऊर्जा यानी विंड जो व्हील होता है यानी जो कि हवा, इसको पवन चक्की भी कहा जाता है, जिसके घूमने से यानी ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये किस प्रकार का संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय, जैव और नवीकरणीय और व्यक्तिगत संसाधन। तो आपको बता दें, देखिए पवन ऊर्जा हो गया, ये भी आपका पुनः पूर्ति योग यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ही होंगे। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन में आपको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं दिया है तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इससे हमें बार बार यानी पुनः बार बार हमें ऊर्जा
मिलता रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहनीय संसाधन है। तो यहाँ कहने का मतलब प्रवाह वाला यानी धारा वाला संसाधन की बात करें, जो कि धारा यानी धारा निकलती है, धारा वाला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नदी, तो नदी जो होता है, नदी का पानी जो होता है धारा के साथ निकलता है और इससे हमें जो ऊर्जा मिलता है तो हम इसे परिवहनीय संसाधन कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका एक ही ठीक लग रहा है। दूसरा अगर देखिए तो दूसरा पेट्रोल तो होगा नहीं, कोयला नहीं होगा, वन भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा, आपका यानी आंसर ए ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल आप लोगों के सामने, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे कीमती के बारे में बात किया जा रहा है और अनवीकरणीय। तो यहाँ पे अगर देखें जल के बारे में, तो जल जो है जल नहीं होगा, पवन। देखिए एक बात बता दें आपको, जल जो होता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे, है ना, कि जल जो है पुनः पूर्ति योग्य है। पवन जो है इससे भी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी पवन ऊर्जा मिलता है, इससे जल ऊर्जा मिलता है, पवन ऊर्जा मिलता है। और वन से, ये वन संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं, वन यानी ये भी आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होंगे। और उसके बाद खनिज की बात करें तो सही ऑप्शन आपका खनिज होगा, कि खनिज को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये अनवीकरणीय भी है और कीमती भी होते हैं। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है यानी लिमिटेड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और यहाँ पे कहा जा रहा है सौर ऊर्जा। अगर हम समुद्री ऊर्जा की बात करें, समुद्री ऊर्जा यानी आप ज्वारीय ऊर्जा कह सकते हैं या जलीय ऊर्जा कह सकते हैं। पवन ऊर्जा आप जानते हैं कि ये आपका पुनः पूर्ति योग्य है, सौर ऊर्जा भी पुनः पूर्ति योग्य है। तो ये तीनों तो आपका पुनः पूर्ति योग्य है। कोयला जो है जिसे आप एक बार यानी उपयोग करने के बाद ये फिर आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपका लिमिटेड है यानी सीमित ऊर्जा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, यानी किसी पदार्थ का, यहाँ पे है किसी पदार्थ का जो अस्तित्व जो है ये किस पर यानी निर्भर करेगा। तो पहला कह रहा है मूल्य पे यानी उसकी कीमत पे, मात्रा पे यानी क्वांटिटी पे, फिर उपयोगिता यानी उसका जो यूजेज होता है, और मूल्यांकन यानी किस पर यानी ये जो है निर्भर करेगा। तो आपको बता दें किसी भी पदार्थ की जो उपयोगिता अस्तित्व जो है, अस्तित्व उसका जो निर्भर होता है उसकी उपयोगिता पे होता है कि उसका यूज कितना हो रहा है या उसका यूजेज क्या है। अगर यूज और उसका कोई कुछ खास होगा तो फिर उसका मूल्य भी यानी बढ़ जाता है, यानी उपयोगिता पे ये इसका अस्तित्व निर्भर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। तो आपको बता दें कि पहला जो प्रस्ताव आया था संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग पे, जो कि 1968 में आया था और शहर था स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में, यानी 1968 में यानी पहला प्रस्ताव आया था जो कि हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कर रहा है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर, यानी सार्वजनिक स्थान पे जो मंदिर बनता है किस प्रकार का संसाधन है। तो सार्वजनिक स्थान पे बना हुआ है तो सभी समुदाय के लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सामुदायिक संसाधन, ये आपका क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, क्योंकि मंदिर जो होता है समुदायों के लिए होता है, तो सामुदायिक संसाधन हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पे करा है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष यानी प्रकाशित हुआ था। ये भी आपके पर्यावरण से जुड़ी हुई पुस्तक है जिसमें कि पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1972 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में यानी सौर ऊर्जा ये तो वहाँ पे मौजूद है, पवन ऊर्जा ये भी मौजूद है, जल ऊर्जा, हाँ जल ऊर्जा की कमी है। यानी राजस्थान में मरुस्थलीय भूमि काफ़ी यानी पाई जाती है। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जल की जो मात्रा है बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए राजस्थान की बात करें तो जल संसाधन की कमी है।
अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किनका कथन है ये पूछा जा रहा है। तो संसाधन होते नहीं ये बनते हैं, ये कौन बोले थे? ये बोले थे जिमरमैन ने। ठीक, आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि IPCC यानी जिसका पूरा नाम होता है आपका इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, यानी इसका मुख्यालय यानी IPCC का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल है यहाँ पे स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना जो है किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल की जो रचना है शुमशेर ने की थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन के बारे में पूछा है। तो क्योटो सम्मेलन जो था ये जापान में हुआ था और 1997 में हुआ था। 1997 यहाँ पे 1997 देंगे। 1997 आपका सही जवाब होगा। 1997 क्योटो सम्मेलन यानी जापान के क्योटो शहर में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये बात महात्मा गांधी जी बोले थे पर्यावरण के संदर्भ में कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, क्योंकि लोग जो थे लालचवश जो थे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसीलिए महात्मा गांधी ये बात बोले थे। और अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का हम अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये 1968 में हुआ था जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।